वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं स्कूल और कॉलेजेस हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि यह मसला इस्लामी तालीमात का नहीं तशरीह करने वालों का है। माजी में भर्ती असातिज़ा इंतहा पसंदी की तालीम दे रहे हैं। हमारे जे दुलमा बोलते नहीं डरते हैं। TLP के मामले में हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। रियासत का कंट्रोल ख़त्म होने पर जत्थे कानून हाथ में ले लेते हैं। रियासत या हुकूमत इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए तैयार नहीं। हमें भारत, अमेरिका और यूरोप नहीं, खुद से खतरा है। डेंजर विद इन है, जो बाहर का खतरा है उससे बहुत बड़ा है। कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज नहीं है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस हैं। हमें हिंदुस्तान से कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं है। हमारी दुनिया की छठी बड़ी फौज है। अमेरिका से कोई खतरा नहीं है। हमें अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो अपने आप से है। ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा। उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। जो तमाम हमारे उलमा हैं, जो सही जयद लोग हैं, वो डरते हैं, वो बोलते ही नहीं है। मसला किसी भी मजहब की तालीमात का नहीं होता, मसला उन तालीमात को तशरीह करने वालों का होता है। अगर आप सॉफ्ट चाहते हैं तो बहरहाल आपको हार्ड होना पड़ेगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रिहा कर दिया गया। कायद की रिहाई की खुशी में लाहौर में कारकुनान का जश्न। रिहाई की खुशी में बनाए गए पार्टी तरानों पर कारकुनान झूम उठे। अपने सरबराह की रिहाई की खुशी में कारकुनान का इजहार तशक्कुर। लाहौर से शेख उमर दराज की ये रिपोर्ट। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रिहा कर दिया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद मरकजी सेक्रेटेरिएट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मस्जिद रहमतुल आलमीन के सामने जमा हुई। साद रिजवी के मस्जिद रहमतुल आलमीन पहुंचने पर उनका पुरतकबाक इस्तकबाल, फूलों की बत्तियां निछावर, लब्बैक या रसूलुल्लाह के फलक शिकाब नारे लगाए गए। अल्लामा साद रिजवी ने मस्जिद रहमतुल आलमीन पहुंचते ही अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की, जबकि शूरा के मेंबरान और दीगर पार्टी कायदीन से मिले। अल्लामा साद हुसैन रिजवी की रिहाई की खुशी में मिठाई भी तकसीम की गई और दिलकश आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। अल्लामा साद रिजवी ने अपने कारकुनान के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया, जबकि उनके वालिद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का पहला 3 रोज़ा उर्स आज से शुरू हो रहा है, जिसके आखिरी रोज़ अल्लामा साद रिजवी खिताब करेंगे। कैमरामैन फरमान अली के साथ शेख उमर दराज, न्यूज़ लाहौर। TLP के सरबराह हाफिज साद रिजवी का कहना है कि जैसे वो बाहर आए हैं ऐसे ही मुआहिदा भी बाहर आ जाएगा। इत्तेहाद के हवाले से तहरीक इंसाफ बात करेगी तो इस पर मज़ीद बात करेंगे। साद रिजवी PTI से इत्तेहाद के सवाल पर जवाब गोल कर गए। न्यूज़ के प्रोग्राम हरफ़े रास में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सरबराह TLP हाफिज साद रिजवी ने कहा कि हक और सच के रास्ते पर आज भी डट कर खड़ा हूँ। देखें जी, मैं जब जेल गया था तो ये तहरीक कलअदम नहीं थी और हकीकत में भी ये कलअदम नहीं है। और अब भी मैं बाहर हूँ तो कलअदम नहीं है। इसका मतलब है ये कभी थी नहीं। वक्त के साथ साथ हल हो जाएंगी इंशाल्लाह। जैसे मैं आपके सामने आ गया हूँ, दिन वो भी चीजें सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह जी। वक्त के साथ साथ हर चीज के ऊपर बेहतरी आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह। पहली तो बात ये है कि जिस रास्ते पर हम हैं उससे बेहतरीन रास्ता इस वक्त तो कोई नहीं है, क्योंकि ये दुनिया आलम में नामूस रिसालत और हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की जंग है। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएंगे करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं लाने देते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी दुनिया में काम कर रही है। EVM से सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल के आगाज़ की तकरीब से खिताब में कहा, करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले जिद्दत नहीं लाना चाहते। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की भी 15 साल से मुखालफत हो रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ला रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं आप ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट डालने में? पैसा तो आप ले लेते हैं लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ा इनकाना क्या सोच हो सकती है? जाली वोट्स हैं, मरे हुए लोगों की वोट्स इन्होंने दर्ज करवाई हुई है, ये सारी उड़ जाती है जिस दिन EVM मशीन था। 15 साल से कोशिश हो रही है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आए ताकि वो जो चीज बेचते हैं, मसलन अगर 100 यूनिट्स बेच रहे हैं
تو وہ صرف 70 یونٹ ڈکلیئر کرتے ہیں, 30 آف بکس بھیج دیتے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آ رہے ہیں جس کو کئی سالوں سے سیبوٹاج کیا گیا. کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ چینج نہیں آنے دیتے ہیں. آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر انتخابات کرانے کے معاملے پر الیکشن کمیشن تذبذب کا شکار ہے. سیکرٹری الیکشن کمیشن کے مطابق ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہوگا. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پر بھی سوالات اٹھا دیے. کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق کافی ایشوز پر بات کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں غیر پارلیمانی رویہ اختیار کرنے پر رکن قومی اسمبلی قادر خان مندوخیل کے خلاف کارروائی. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے قادر مندوخیل کے قومی اسمبلی کے احاطے میں داخلے پر پابندی لگا دی. پابندی 19 نومبر کے اجلاس کے لیے ہوگی. اس حوالے سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے شعبہ قانون سازی کی جانب سے قادر مندوخیل کو نوٹس جاری کر دیا گیا. پیپلز پارٹی بھی انتخابی اصلاحات ترمیمی بل کی منظوری پر حکومت پر برہم. 17 نومبر کو ملکی پارلیمانی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دے دیا. سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ مشترکہ اجلاس میں 33 بلز بلڈوز کر کے حکومت نے پارلیمان اور جمہوریت کی توہین کی. پارلیمان کے ذریعے پاکستان کے حقوق پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا. دھاندلی کے اس منصوبے کو چیلنج کریں گے. شازیہ مری نے کہا کہ عمران خان نے پارلیمنٹ کو مذاق بنا دیا. آئین اور قوانین کی جس طرح سے تذلیل اور توہین کی جا رہی ہے وہ افسوسناک ہے. ہمارے قائد اور قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑائی ہیں. سلیکٹڈ حکومت اتنی ڈر گئی ہے اپنی بیساکھی استعمال کر کر کے یہ سیشن بلڈوز کیا ہے. انہوں نے کل سوچے سمجھے منصوبے کی تحت اپنے ہلتے ہوئے پیروں کو ایک نئی بیساکھی دینے کی کوشش کی, اور وہ نئی بیساکھی الیکشن لاز ہیں. آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی سے ڈرتا ہے پاکستان, تو آپ کیوں ڈرتے ہیں عوام کے ووٹوں سے؟ کل بہت ہی افسوسناک قسم سے لیجسلیشن ہوئی. مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے. کالا دن تھا وہ ایک لیجسلیٹر کے لیے. یہی پکار ہے ہر غریب کی, کب سلیکٹڈ حکومت سے ہماری جان چھٹے گی. اگر ہمارا ایمان اتنا پختہ ہے ٹیکنالوجی کے اوپر, تو کیا وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر 36 برسوں سے لگے ہوئے یہ 2 بڑے اسکرین آج تک استعمال نہیں ہوئے؟ نون لیگ نے پارلیمنٹ میں ہوئی قانون سازی کو مضحکہ خیز قرار دے دیا. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک بار پھر الیکشن چوری کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. سب جانتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دنیا میں ناکام ہو چکی ہے. احسن اقبال بھی انتخابی اصلاحات بل کی منظوری پر حکومت پر خوب گرچے برسے. کہا کہ الیکشن کے لیے اکیلی حکومت اسٹیک ہولڈر نہیں, شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. بل پاس ہوا, حکومت کا دعویٰ ہے کہ بڑی لیجسلیشن کی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ لیجسلیشن کس کے لیے کی ہے؟ پاکستان کے عوام کے لیے کی ہے یا اپنے لیے؟ کل جو قوانین بنے ہیں ان میں ایک تو کلبھوشن کو گھر بھیجنے کا پروگرام, نام نہاد انتخابی اصلاحات کی بات ہوئی ہے, لیکن یہ الیکشن کی چوری کو سہولت دینے کے قوانین ہیں. الیکشن کمیشن کو حکومت کے تابع کر دیا جائے. ایسی ترامیم حکومت نے بنائی ہیں کہ جن کو کرنے کے لیے 2/3 اکثریت پارلیمنٹ کے اندر چاہیے. انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے وہ تو آج امریکہ اور یورپ جیسے ملکوں نے بھی اجازت نہیں دی ہے, چونکہ انٹرنیٹ پہ ہیکنگ ہو جاتی ہے. پاکستان ہمارا ہے, یہ کسی اور کی جاگیر نہیں. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جعلی حکومت کی انتخابی ترامیم کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. 17 نومبر 2021 کو بھی ملک کا سیاہ ترین دن تھا جب 51 قوانین 1 گھنٹے میں پاس ہوئے. پاکستان میں آئین کی دھجیاں بکھیری گئی. آئین اور جمہوریت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. وہ کوئٹہ میں علماء کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. 17 نومبر کو پاکستان کی تاریخ کا یوم سیاہ تھا. 51 قوانین 1 گھنٹے کے اندر پاس کیے گئے. آئین کی دھجیاں بکھری. یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہوتا ہے. تم نے آسان سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم جو چاہیں کر سکیں گے. جعلی اکثریت اس نے ہمیں انتخابی اصلاحات دینے, ان ترامیم کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھتے. ڈالر ہے کہ اوپر کو جا رہا ہے, پاکستانی روپیہ ہے جو نیچے کی طرف جا رہا ہے. اور پھر جب ان کی حکومت آئی سارا منصوبہ یہ خاتمہ.
1990 की दहाई की सियासत का मुकम्मल इख्तिताम अगले 2 बरसों में तय है। वज़ीर इत्तलात ने शरीफ और सरदारी ख़ानदान की सियासत को क़िस्सा पारीना करार दे दिया। फवाद चौधरी का कहना है कि अब अपोजिशन भी नए खिलाड़ियों की बारी है। अपोजिशन को एक बार फिर कहते हैं कि अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आएँ, इस्लाहात के लिए आपकी तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, कामयाब कानून साजी के बाद अपोजिशन की कमर टूट गई। वज़ीर आज़म ने तारीख रकम कर दी। अब इलेक्शन गुंडागर्दी और चालाकी से नहीं बल्कि आवाम से राबिते पर लड़ा जाएगा। आज़म सवाती बोले कि इमरान खान ने एक खिलाड़ी की तरह से पूरी कौम को सियासी वर्ल्ड कप जीत कर खुशी दी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर राना मोहम्मद शमीम से मुतालिक चंद नए इंकशाफात मंजर आम पर आ गए हैं। साबिक जज शहीद जुल्फ़िकार अली यूनिवर्सिटी कराची में वाइस चांसलर के ओहदे पर काम कर रहे हैं, जहां से वो 30 लाख रुपए माहाना से ज़्यादा तनख्वाह और मुराद हासिल कर रहे हैं, लेकिन 20 माह में 1 माह से भी कम अरसा दफ्तर हाजिर हुए। इस तरह से वो सदर, वज़ीर आज़म और सरकारी जामियात के वाइस चांसलर से भी ज़्यादा तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले एक नज़र न्यूज़ अपडेट। वेलकम बैक नाज़रीन। मई जून में इम्तहानात मुकम्मल सिलेबस के साथ होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद कहते हैं कि सिलेबस रवां साल मुकम्मल किया जाएगा। कोरोना से पाकिस्तान में तालीम का बहुत नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर ने बताया कि आलमी इदारों के मुताबिक हमारे बच्चों का लर्निंग लेवल अच्छा नहीं है। तालीमी डाटा इकट्ठा करने के लिए एक तंजीम बनाई जाएगी। इस साल जो इस एकेडमिक ईयर में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो मुकम्मल किया जाएगा और इम्तिहान जो है वो मुकम्मल सिलेबस पे हो। पिछले साल क्योंकि हालात बहुत खराब थे और कोरोना की वजह से स्कूल जो थे वो बड़ी थोड़ी देर के लिए चले थे, तो इसलिए हमने रिड्यूस्ड सिलेबस किया था। इम्तिहान के लिए भी सिर्फ जो अख्तियारी या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे उनमें एग्जाम लिया और ये पाकिस्तान के सारे बोर्ड्स ने मुश्तरका फैसला किया। इम्तिहान मई जून में होंगे, मुकम्मल सिलेबस पे होंगे और उससे पहले जो OA लेवल के एग्जाम है वो भी अपने शेड्यूल और टाइम के मुताबिक होंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नौकरी लेने नहीं नौकरियां पैदा करने का मिशन कामयाबी से जारी और सारी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 एंड स्केल अप के प्लेटफॉर्म से कामयाबी के बाद एक और स्केल अप का आगाज़। यूनाइटेड पॉली बैग्स के बैनर्स तले BOPP बैग्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया है, जो कि अपनी नौयत का एक मुनफरिद कारोबार है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का नौकरियां देने वाले पैदा करने का मिशन। इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 एंड स्केल अप PK प्लेटफॉर्म कामयाबी से जारी। एक और स्केल अप का आगाज। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के BBA प्रोग्राम के 3U1M स्ट्रीम के तालिब इल्म अरसलान इलाही ने यूनाइटेड पॉली बैग्स के बैनर तले BOPP बैग्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पंजाब के जिला शेखुपुरा में इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर एंटरप्रेन्योर्स की हौसला अफजाई की तकरीब का भी इनेकाद किया गया। प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद जवाद ने स्केल अप का क्रेडिट चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान के साथ साथ टीम ID 92 को दिया। ये वही विजन है जो चौधरी अब्दुल रहमान साहब और डॉक्टर सुमेरा रहमान, ये इनका विजन है और मैं ना सिर्फ उनको क्रेडिट दूंगा बल्कि मैं टीम ID 92 की भी क्रेडिट दूंगा कि जिनकी डे एंड नाइट एफर्ट्स के साथ ये सारा कुछ मुमकिन हो सका। ID 92 का जो स्केल अप PK का प्रोग्राम है उसका विजन ही ये है कि 3U1M के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेसेस में इनोवेशन लेकर आए। ये जो प्लेटफॉर्म टीम ID 92 ने स्केल अप का प्रोवाइड किया कि जिसकी हेल्प से मैंने अपने ही यूनाइटेड पॉली बैग बिजनेस में एक नई प्रोडक्ट जो कि BOPP बैग के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम ID 92 का। और उसके अलावा मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ चौधरी अब्दुल रहमान सर का और डायरेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान का। तकरीब में CEO अरसलान इलाही, हाफिज शहरियार, दानिश अली, तारिक महमूद, एहसन इलाही समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन अरशद अली के साथ अली इमरान, नियो न्यूज़, शेखुपुरा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के इश्तराक से स्टूडेंट सोसाइटीज़ समिट का इनेकाद 5वें रोज़। माहिरीन ने तलबा यूनियन के किरदार समेत फ़िक्र इकबाल और नस्ल नौ के मौज़ूआत पर तफसीली लेक्चर्स दिए। लाहौर से राशिद मंजूर की ये रिपोर्ट।
TC यूनिवर्सिटी लाहौर में सजा रंगारंग स्टूडेंट सोसाइटी समिट 2021 का मेला। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से 5वें रोज 2 सेशंस हुए। माहिरीन ने तलबा यूनियन के किरदार, फिक्र इकबाल और नस्ल नौ के मौज़ूआत पर तफसीली बहस की। शुरका ने अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी को अपनाने और इसमें तरक्की के पोशीदा राज तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इशारा अल्लामा साहब ने बहुत पहले कर दिया था और ये गुलामी जो है ये सूदी निज़ाम की वजह से है। हमें अपना रास्ता अगर खुद चुनना है तो खुद अपना माल पैदा करें और जो पैदा करते हैं आप उसे इस्तेमाल करें, वरना आप दूसरों के गुलाम रहेंगे। शिरका का कहना था तलबा यूनियन को सियासत की नर्सरी का दर्जा हासिल है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस पर पाबंदी आयद है। ऐश पसंदी की तरफ न जाइए। जितनी आपकी सलाहियत है सिर्फ उतना ही तकाजा कीजिए, उतनी ही ख्वाहिश रखिए। अपनी ख्वाहिशों में और अपनी सलाहियतों में एक बहुत साइंटिफिक और बहुत हकीकत पसंदाना तकाबुल रखिए। स्टूडेंट सोसाइटी समिट में अहम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए जो मेहमानों की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन आसिफ खान के साथ राशिद मंजूर, लाहौर। सुपीरियर कल्चर एंड हेरिटेज सोसाइटी और रिंस्टा टेक्नोलॉजीज़ में वीडियोज़ और सोशल मीडिया के ज़रिए सकाफ़त उजागर करने के लिए माहिदा तय पा किया। माहिदे पर सुपीरियर कल्चर एंड हेरिटेज सोसाइटी की एडवाइज़र मुबशरा यूनस और रिंस्टा के मैनेजर स्ट्रेटजी हमजा यूनस ने दस्तखत किए। माहिदे की बदौलत तलबा की सलाहियतों को मज़ीद निखारने का मौका मिलेगा। लाहौर से मोहसिन आवान की ये रिपोर्ट। सुपीरियर कल्चर एंड हेरिटेज सोसाइटी और रिंस्टा टेक्नोलॉजी सकाफत को उजागर करने के लिए पुराज़म दोनों इदारों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर सुपीरियर कल्चर एंड हेरिटेज सोसाइटी के एडवाइजर मुबशरा यूनस और रिंस्टा के मैनेजर स्ट्रेटजी हमजा यूनस ने दस्तखत किए। डायरेक्टर इंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन एहतशाम अमीर ने कहा, मनसूबा रवायत और सकाफत के फ़रोग़ की बेहतरीन काविश है। तमाम डिजिटल कंटेंट और ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये हमने वेस्ट से अडॉप्ट की हैं, लेकिन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं पे हमारे कल्चर और हेरिटेज को भी इन्फ्लुएंस करता जा रहा है। तो ये हम उन टेक्नोलॉजीज़ को जो हमने वेस्ट से अडॉप्ट किए हैं उनको यूज़ करते हुए अपने कल्चर और अपने हेरिटेज को उजागर करने और स्टूडेंट्स के सामने लाने की एक काविश है। रिंस्टा के मैनेजर स्ट्रेटजी हमजा नासिर कहते हैं, हम सुपीरियर के तलबा की वीडियो और फिल्म बनाने की सलाहियतों को निखारेंगे। रिंस्टा इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइजिंग स्टार्स। राइजिंग स्टार्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के साथ हम काम करेंगे। दे विल मेक द कंटेंट एंड दे आर द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री, ताकि उन पे मेहनत की जाए और उन्हीं को आगे लाया जाए। सुपीरियर कल्चर एंड हेरिटेज सोसाइटी और रिंस्टा टेक्नोलॉजीज में हुए मुआहदे से तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने का मौका मिलेगा। कैमरामैन खुरम के साथ मोहसिन अवान, न्यू न्यूज़, लाहौर। पेट्रोल की कीमत 150 और आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1500 रुपये से तजावज़ कर जाए तो ऐसे में शादी के अखराजात उठाना आम आदमी के बस से बाहर हो जाता है। लेकिन पेशावर में एक नहीं 26 जोड़ों की इज्तिमाई शादियां की गई हैं। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं लिहाज अली। लादा जाने वाला ये सामान किसी की नकल मकानी का नहीं बल्कि उन 26 जोड़ों का जहेज है जिनकी पेशावर में एक मुकामी हाल में शादियां हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 26 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का इनेकाद अल-खिदमत फाउंडेशन ने किया। हमें बहुत खुश है कि उसने हमें इस शादियों में शामिल किया और उसे हमें मदद की है। अल-खिदमत वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतने मुश्किल टाइम में हमें तोहफे में जहेज़ का सामान दिया है। तकरीब में जहाँ दुल्हनों के लिए ज़र्क बर्क लिबास का अहतमाम किया गया था, वहीं दुल्ही भी ज़िंदगी की इस अहम सफ़र की आगाज़ पर खूब बन संवर कर आए थे। शादी के जो अखराजात है ये नहीं पूरे कर सकते थे, इसलिए हमने ये शादी की और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल-खिदमत फाउंडेशन का। बहुत सारे मसाइल थे। अबू जो है मजदूरी करता है और हम खुद भी मजदूरी करते हैं। पेशावर में अल-खिदमत फाउंडेशन के एहतमाम से मुखय्यर हजरात ने फ़ी जोड़ा 1.5 लाख रुपए तक का जहेज फराहम किया, जिसमें फर्नीचर, वॉशिंग मशीन और घर की दीगर अशियाई ज़रूरियाँ शामिल थी। कैमरामैन खुरम जलील के साथ लिहाज अली, न्यू न्यूज़, पेशावर। सवात के शहर मेंगोरा में रवायती खानों का ढाबा खुल गया, जहां पर जंगली साग और दीगर पकवान मट्टी की रिवायती बर्तनों में पेश किए जाते हैं। वसीर देखते हैं हारून सिराज की इस रिपोर्ट में। अब पहली दफा मिलेंगे 5 किस्म के खाने मट्टी के रवायती बर्तनों में पेश किए जाएंगे। जंगली साग, चोलिस्तान चिकन कढ़ाई, कड़ी लस्सी, जंगली सिरका।
سوات کے مرکزی شہر مینگورہ میں روایتی کھانوں کا منفرد ڈھابا. یہ لوگ مانگ رہے تھے یہ چیزیں لیکن نہیں تھی. یہ چیزیں ملاکن ڈویژن میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے. تو میں نے وہ جو میرے ذہن میں جو آئیڈیاز تھی وہ میں نے اپلائی کر کے وہ چیزیں میں نے بنائی ہیں اور لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا ہوا ہے. روایتی ڈھابے کو دیکھنے اور کھانا کھانے کے لیے نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاح بھی آتے ہیں اور لذیذ کھانوں پر خوب ہاتھ صاف کرتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ہارون سراج، نیوز مینگورہ سوات. چلغوزے کا شمار ان ڈرائی فروٹس میں ہوتا ہے جو ذائقے میں بے مثال ہوتی ہیں، لیکن قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے کم آمدنی والا طبقہ چلغوزے کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اب چلغوزے کے شوقینوں کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے. وہ خوشخبری کیا ہے؟ تفصیلات محمد خان کاکڑ کی اس رپورٹ میں. گزشتہ سال چلغوزے کی فی کلو قیمت 7,000 روپے تھی. قیمت زیادہ ہونے کے باعث کم آمدنی والے افراد چلغوزے کو دیکھ تو سکتے تھے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. لیکن اس سال چلغوزے کی ریٹ نیچے آ گیا. گزشتہ سال کے مقابلے میں چلغوزے 2,000 روپے سستے ہوئے ہیں. تاجروں کا کہنا ہے اب غریب انسان بھی اس ڈرائی فروٹ سے مستفید ہو سکے گا. تقریباً کلو میں 2,000 روپے سستا ہوا ہے، لوگ خریدتے ہیں ابھی. ہاں پہلے مہنگا تھا، لوگ اتنا نہیں لیتا تھا، ابھی لیتے ہیں. چلغوزے کی قیمتوں میں کمی پر خشک فروٹ کے شائقین نے خوشی کا اظہار کیا ہے. ڈرائی فروٹ کی پہلے قیمتیں بہت زیادہ تھی. کوئی بھی بندہ ہے یعنی کہ اپنے پاکٹ کے حسابوں کو پرچیزنگ نہیں کر سکتا تھا. اگر کسی نے کوئی چیز لینی ہے تو بڑی مشکل تھی اور یہ تو بہت اچھا سائن ہے. کلو میں 2,000 روپے کمی ہوا ہے تو اس وقت گراہک بھی بہت خوش انشاءاللہ. ہر بندے کا وس میں ابھی آئے گا کہ کوئی لے جائے. پاکستان میں چلغوزے کی پیداوار افغانستان سے متصل سرحدی علاقوں میں ہوتی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس کی قیمتوں میں مزید کمی آئے گی. کیمرہ مین ابراہیم بیرانی کے ساتھ محمد خان کاکڑ، نیو کوئٹہ. دبئی ایکسپو میں پاکستانی مصنوعات کی دھوم. پاکستانی پویلین میں پنجاب کی تہذیب اور ثقافت کے رنگ خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے رہے. پنجابی فنکاروں کی پرفارمنس اور بھنگڑے دیکھ کر سبھی جھوم اٹھے. دیکھیے خالد چودھری کی یہ رپورٹ. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ کرونا کے حوالے سے اپڈیٹ ہے. پاکستان میں کرونا سے مزید 10 افراد دم توڑ گئے. اموات کی تعداد 28,648 ہو گئی. 418 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 12,80,791 ہو گئی. 1,083 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 46,143 کرونا ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مثبت کیسز کی شرح 1.04% رہی. ملتان کے محلہ قادر آباد میں شادی کی تقریب کے دوران فائرنگ سے 11 سالہ بچہ دم توڑ گیا. کمسن ابو بکر کو پیٹ میں گولی لگنے سے نشتر اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکا. اطلاع ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی. نمائندہ نیو عمران ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس پر ہم سے بات کریں گے. عمران ارشد، بتائیے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی بالکل، یہ شادی کی تقریب میں واقعہ پیش آیا جہاں پہ فائرنگ ہوئی اور فائرنگ سے 11 سالہ ابو بکر کے پیٹ میں جب گولی لگی تو وہ شدید زخمی ہوا لیکن زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے نشتر اسپتال میں دم توڑ گیا. تو شادی کے دوران یہ ہوائی فائرنگ کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا. یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کو اچانک گولی لگی، بہت اس کو بچانے کی کوشش کی گئی لیکن نشتر اسپتال جاتے ہوئے وہ دم توڑ گیا. نشتر اسپتال جاتے ہی وہ بچہ دم توڑ گیا. بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. راولپنڈی میں ورکشاپ روڈ پر گیس لیکیج دھماکے سے گھر میں آگ بھڑک اٹھی. شعلوں کی لپیٹ میں آ کر ماں اپنے دو بچوں سمیت جھلس کر زندگی کی بازی ہار گئی. خالد چودھری ہمیں اس حوالے سے بتائیں گے. جی خالد چودھری. جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے ریلوے ورکشاپ روڈ محلہ میں پیش آیا ہے جہاں پر ایک گھر میں گیس لیکیج کے باعث جو ہے آتش زدگی کے نتیجے میں ماں اور دو بچے جو ہے موقع پر ہی جھلس کر جاں بحق ہو گئے ہیں اور ریسکیو کی امدادی ٹیمیں فوراً موقع پر پہنچی ہیں اور آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا جبکہ ماں اور دونوں بچوں کی لاشوں کو DHQ اسپتال راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے اور پولیس بھی اس وقت موقع پر موجود ہے. پولیس بھی اس وقت موقع پر موجود ہے. بہت شکریہ آپ کا خالد چودھری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. کراچی میں 2 مختلف مقامات پر آگ لگ گئی. اورنگی ٹاؤن توری بنگش خیبر گیٹ کے قریب کچرے کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی. امدادی ٹیموں نے آگ کو پھیلنے سے روک دیا. ادھر جوڑیا بازار کے قریب آگ کے چھالیہ اچار اور دیگر اشیاء کے گودام میں بھی آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا. کولنگ کا عمل جاری. آگ لگنے کی وجوہات کا علم نہ ہو سکا.
मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोइज यूसुफ ने कहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बेशतर अफराद हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो चुके हैं। कलअदम TTP की अक्सरियत हथियार डालने को तैयार है। अफगानिस्तान में मौजूद TTP को दाइश और दीगर शिद्दत पसंद गिरोह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इन्हें कोई एमनेस्टी नहीं दी, बल्कि ये सारा काम वक्त के साथ तय होगा, क्योंकि अफगान तालिबान के जरिए कलअदम TTP से बातचीत चल रही है। बाबा गुरु नानक देव जी के 552वें जन्मदिन की तकरीबात के लिए भारतीय पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह वफ़द के साथ करतारपुर पहुंचे। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न जुल्फ़िकार अहमद घुमन और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने भारतीय वफ़द का इस्तकबाल किया। मेहमानों के लिए खुसूसी तौर पर सब्ज़ी, दाल, अचार, रोटी समेत नमकीन और मीठे चावलों का एहतमाम किया गया। मेहमानों की चाय के साथ तवाज़ो भी की गई। वफ़द ने करतारपुर में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। रुझान में सजा एक रोज़ा बलोच सकाफती मेला। सकाफती मेले में सिंध और पंजाब से लाए गए खूबसूरत बैलों के दरमियान हल चलाने का मुकाबला हुआ। जोर आजमाई के इन मुकाबलों में मखना, G3, यामहा, मोर, शिकरा, बिजली और जोगी ने मैदान मार लिया। देखते हैं अली असदुल्ला की ये रिपोर्ट। रुझान के सकाफती में सिंध पंजाब के बैलों की धूम। खूबसूरत रंग बिरंगी पोशाक पहने बैल शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गए। रवायती मेले में बैलों के पीछे हल बांधकर उन्हें मैदान में खूब दौड़ाया गया। बैलों के मुकाबले में G3, मखना, यामा, मोर, शिकरा, बिजली और जोगी ने मैदान मार लिया। मुकाबला जीतने पर बैल मालिकान की खूब हौसला अफजाई की गई। ढोल बजाकर फतेह का जश्न मनाया गया। बैल मालिकान का कहना था बैलों की खातिर तवाज़ो देसी घी और मक्खन से की जाती है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मीर दोस्त मोहम्मद मजारी मेले के मेहमान खुसूसी थे। हजारों शायकीन बैलों के मुकाबले से खूब लुत्फ अंदोज हुए। शायकीन का कहना था कि ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियों से खेल के साथ साथ तिजारत को भी फरोग मिलता है। कैमरा टीम के साथ मलिक अली असदुल्ला, न्यू न्यूज़, रुझान। और इसके साथ ही न्यू न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।